एक तरफ खाने का तेल आसमान छूने लगा, घर से ऑफिस जाने के लिए तेल पसीने छुड़ाने लगा। आम इंसान का बुरा हाल, कोई बताए क्या इलाज है? ऐसे में जब आमदनी में कोई इजाफा होता नहीं दिख रहा हो, जब नौकरियों में छटनी का डर हो, तब क्या नहीं पूछा जाना चाहिए इलाज क्या है? सरकार कहती है कि पिछले लॉकडाउन से जो झटका लगा है, अर्थव्यवस्था उससे अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई। आज भैया जी कहिन में हम यही सवाल उठाएंगे और यही सवाल लेकर मैं भैया जी कहिन में आपके बीच में हाजिर हूं कि आखिर इलाज क्या है। दरअसल अर्थव्यवस्था के मामले में होता क्या है कि बहस इतना ज्यादा भटक जाती है या इतनी दुरूह या इतनी कठिन हो जाती है कि लगता है कि बजट समझ में कोई पढ़ रहा है या कोई समझा रहा है। दरअसल है क्या, आंकड़े जरूरी है समझाना या बताना, लेकिन अर्थव्यवस्था को या महंगाई को या कुल मिला के इस विषय को समझने के लिए एक मोटे तौर पे एक बात कही जा सकती है कि मेरे पास जेब में इतने पैसे हैं या इतने पैसे आते हैं, इस पे खर्च कैसे चलता है, ये कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। इसी पे आज मुद्दे पर बात होगी, इसी मुद्दे पर तमाम सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि मामला सिर्फ आसान से ना आसान से आसान की तरह बढ़ता चला जाए, सरल से सरलतम होता चला जाए। हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं उनका मैं तारुफ आपसे जरूर कराना चाहूँगा। संजू वर्मा जी बीजेपी का वक्त पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका खेड़ा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। करण भसीन साहब अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेजान मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अमिताभ कुंडू जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर आलोक पुराणिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आर्थिक पत्रकार हैं, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें और बात को बिल्कुल आसान और सरल तरम से रखें, सरलतम तरीके से, बहुत आसान से, कि आज खाने का तेल जो है वो लगभग 160-170, ब्रांडेड हम नहीं गिन रहे हैं, 160-170 रुपए के आसपास, जो नॉन ब्रांडेड है या जो जिनको कि हम लोग आमतौर पे घर पे इस्तेमाल करते हैं। और जो गाड़ी जिससे चलती है, जिससे हम ऑफिस जाते हैं, उसका पेट्रोल जो है, अगर शहरों में, अगर 7 शहरों की बात करें तो 100 के ऊपर है, कुछ शहरों में 98-96, इसी का पहाड़ा वो पड़ रहा है। ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति में क्यों ना ये सवाल पूछा जाए कि आखिर इससे हम कैसे उभरेंगे, या ये स्थितियां ठीक होंगी या नहीं, या ये चीज क्यों बनी, ये फैक्टर क्यों। लॉकडाउन एक फैक्टर है जो पिछले साल 2020 में देख रहे थे, वो अर्थव्यवस्था का जो स्थिति थी, जो जीरो था एकदम, उससे जो निगेटिव था, उससे यहां तक आने में क्या कुछ हुआ, ये तमाम सारे सवाल दिमाग में खटक रहे हैं। हम यहीं से आज शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं बेजान मिश्रा साहब, मैं जानना चाहूंगा सर कि जो सवाल आज सबसे ज्यादा कंज्यूमर को परेशान कर रहा है, या जिसको पूछा जाना चाहिए या उठाया जाना चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। बेजान मिश्रा। सामने उभर कर आया है जो 70 साल तक हम लोग नहीं कर पाए हैं, वो है कैसे हम गारंटी करें लोगों को कि यदि आप बीमार पड़ते हो या आपका स्वास्थ्य का देखभाल करना महंगा नहीं होगा और सबके लिए उचित ढंग से हम उसको उपयोग करवाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। कई स्कीम्स चलते हैं देश में, कई स्कीम्स, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किए हम लोग, टोटल फेलियर हुआ। अभी हम लोग आयुष्मान भारत चला रहे हैं, कई स्कीम्स अनाउंस हो गए हैं सरकार की तरफ से, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि जब तक हम गारंटी नहीं करेंगे, तब तक जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, वो लोग गरीबी रेखा से नीचे जाएंगे। जैसे 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। तो इसको कैसे हम लोग सही करें, ये बहुत जरूरी है। और राइट सर, मैं इस सवाल को जरूर लूंगा। आपका ये जो सवाल है, इस पूरे कोरोना के समय, कोरोना के पूरे काल में या इस पीरियड में सबसे ज्यादा तेजी से उभरा और लोगों ने इसको पूछा कि जो कुछ रहा सहा कसर थी, इलाज ने भी हमारे लिए के पीछे कमर तोड़ दी। मैं बिल्कुल आपसे पूछूंगा ये सवाल, लेकिन संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं सीधे जाना चाहूंगा उनके पास और जानना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में सबसे महंगा खाने का तेल
और 100 के ऊपर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हुए, ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि महंगाई जो है अब बहुत मुश्किल डाल रही है, सारे घर इसकी जद में हैं। संजू वर्मा। धन्यवाद प्रतीक जी आपके शो पर बुलाने के लिए। पहले तो मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ आपके दर्शकों के सामने। आपने सही कहा कि खाने के तेल में चाहे सोयाबीन हो, चाहे सूरजमुखी का तेल हो, चाहे पाम ऑयल हो, सब में काफी बढ़ोतरी दिखी गई है। पर एक चीज जो आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है? अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना में इस बार इतनी ज्यादा बैड वेदर था कि जो प्रोडक्शन उत्पादन है, बोलते हैं कि पिछले 20 सालों में इतना कम उत्पादन सोयाबीन का नहीं हुआ अर्जेंटीना में जो कि पिछले 1 साल में हुआ। प्रोडक्शन डिक्लाइंड बाय मोर देन 100% बिकॉज ऑफ ड्राउट। फिर अब बात करते हैं सूरजमुखी तेल की। सूरजमुखी जो बीज है, सबसे ज्यादा सनफ्लावर प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये होता है यूक्रेन और रशिया में। और कहा जाता है कि यूक्रेन और रशिया में भी इतना ज्यादा ड्राउट था, इतना बैड वेदर था, दैट प्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर वाज डाउन बाय 60 to 70%। फिर आते हैं पाम ऑयल के ऊपर। पाम ऑयल सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? इंडोनेशिया और मलेशिया में। यहाँ पर वेदर तो खराब नहीं था, पर इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों सरकारों ने ये कहा कि बायोफ्यूल पर हमको जोर देना है और ये हम तभी कर पाएंगे यदि हम एक्सपोर्ट ना करें पाम ऑयल और लोकल जो कंजम्पशन है उसको कम करके पाम ऑयल को पेट्रोल और डीजल के साथ ब्लेंड करें। तो इंडोनेशिया मलेशिया में लोकली पाम ऑयल की डिमांड इतनी बढ़ी क्योंकि पाम ऑयल को ब्लेंड करना मैंडेटरी कर दिया वहां की सरकार ने विथ फ्यूल, दैट पाम ऑयल के प्राइसेस भी आसमान छूने लगे। अभी आपको ये जानकारी तो है ही कि चाहे सोयाबीन हो, चाहे सनफ्लावर हो, चाहे बात करते हैं हम पाम ऑयल की, इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 50 to 60% ऑफ एडिबल ऑयल। और ये भी बता दूं कि इस बार हमारा जो उत्पादन हुआ है खाद्य पदार्थों का पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंट। हेलो जी जी, आप बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं, सुन रहे हैं, बोलिए, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आपको, बोलिए। जी प्रतीक जी, मैं कुछ आंकड़े लेकर आई थी और मैंने ये देखा कि क्या ऐसा तो नहीं कि भारत में खाद्य पदार्थों का उत्पादन कम हुआ है। तो मेरे पास लेटेस्ट आंकड़े हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट इन 70 इयर्स। 304 मिलियन टन का हमारा खाद्य पदार्थों का उत्पादन रहा है, 304 मिलियन टन, जबकि कांग्रेस के जमाने में कभी 255 मिलियन टन से ज्यादा खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हुआ। तो भारत में खाद्य पदार्थों का उत्पादन तो आसमान छू रहा है, पर महंगाई बढ़ रही है क्योंकि जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सोयाबीन हो अर्जेंटीना से, सनफ्लावर हो यूक्रेन और रशिया से, या पाम ऑयल हो इंडोनेशिया और मलेशिया से, ये कंट्रीज में बैड वेदर के चलते वहां का जो प्रोडक्शन है वो 60% से लेके 100% तक इसमें गिरावट आई है, जिसके चलते पूरे विश्व में खाद्य पदार्थों की इन्फ्लेशन, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि फूड प्राइस इंडेक्स आपको पता है संजू वर्मा, कितना ठीक बढ़ा कह रही हैं है आप एक साल संजू में? वर्मा, मैं बिल्कुल 40%। राइट संजू वर्मा, इंडेक्स संजू वर्मा, 40% बढ़ा है पिछले राइट एक संजू साल वर्मा, में। राइट संजू वर्मा, राइट। आपने पैनल को और देश को सच्चाई सामने रखी। दरअसल ये है कि 70%, ये बात सच है कि 70% तक जो ईडेबल ऑयल है वो हम बाहर से लेते हैं। और आंकड़े थे मेरे पास, जो ऐसा नहीं था कि नहीं थे। उन्होंने बताया कि तेल के जो सबसे ज़्यादा सरसों का तेल जो है मस्टर्ड ऑयल 50%, वनस्पति तेल जो है 45%, पाम ऑयल 60% और मूंगफली का जो है 20% तेल महंगा हुआ है। और उन्होंने कहा, बताया, और आपने कृषि मंत्री का वो बयान जरूर सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मिलावट नहीं हो रही है इसलिए तेल महंगा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथ जो प्रोफेसर अमिताभ कुंडू बैठे हैं, मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, बिल्कुल एक क्विक रिप्लाई ले लेता हूं। राधिका, आप आ गई हैं, जुड़ गई हैं, थैंक यू सो मच राधिका। एक रिप्लाई आपका, देन मैं प्रोफेसर कुंडू आपके पास आता हूं। मैं सिर्फ अभी खाने के तेल पे बात कर रहा हूं, मैं पेट्रोल और डीजल पे और तमाम मुद्दों पे आऊंगा, रोजगार बेरोजगारी पे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं
कहा कि इस वजह से इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से खाने का तेल महंगा हुआ है। जी राधिका। जी बोलिए बोलिए। प्रतीक जी, आज मेरा दिल बहुत दुखी भी है और परेशान भी है, क्योंकि भगवान श्री राम जो हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के आराध्य है, मेरे आराध्य है, हमारे प्राणवायु हैं, आज प्रभु श्री राम के नाम पर बहुत बड़ी ठगी हुई है। बहुत व्याकुल है मन, बहुत परेशान है मन। अरे जिन्होंने भगवान श्री राधिका सुन लीजिए, आप दुखी हैं तो मैं राधिका एक बात नहीं, आपने विषयांतर किया। राधिका आपने विषयांतर किया। राधिका सुनिए प्लीज सुनिए, मैं आपको कभी नहीं डिस्टर्ब करता। राधिका मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता आपको। राधिका मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता, किसी पैनलिस्ट को डिस्टर्ब नहीं करता मैंने। जी राधिका सुनिए, विषयांतर किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भूखे पेट, अगर आप मुझे मेरी पूरी बात बिना टोके भजन न गोपाला, तो आप पहले उसी विषय पे बोलिए। आपका मन दुखी है, नहीं आपका मन दुखी है तो मैं क्या करूं? नहीं आपका मन दुखी है तो मेरा नहीं, आप विषय पे बोलिए, आप विषय पे बोलिए, मैं आपका स्वागत करूंगा। आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते तो बताइए, मैं उठ के चली जाती हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करूंगी डिबेट। आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते प्रतीक जी, वो टोटली आपकी कॉल है, लेकिन आप और आपका चैनल ये तय नहीं करेगा कि मैं क्या बोलूंगी। मैं किसी के बीच आपने समझा ही नहीं मेरी बात को। कंप्लीट करने दीजिए, आप मेरी बात पे मुझे जाने दीजिए और मैं दोबारा से शुरुआत करूंगी। आज मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि लाखों करोड़ों देशवासियों के आराध्य, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जो हमारे प्राणवायु भी हैं, आज उनके नाम पे ठगी हुई है, जो बहुत बड़ा महापाप है। जिन्होंने भगवान श्री राम को नहीं बख्शा, वो हमारे देशवासियों को क्या बख्शेंगे। जब राम नाम पर उन्होंने ठग दिया तो आपको याद होगा, बहुत हुआ महंगाई पर वार नारा दिया था, वो देकर भी देशवासियों को ठगा और बहुत बुरी तरह ठगा। ना राम के नाम पे देश को आपने बख्शा, ना गंगा मैया को आपने बख्शा, और अब आप इंसानों को भी नहीं बख्श रहे। महंगाई जो है वो कमर तोड़ रही है हमारे देश की। किस तरीके से मैं महीने में थोक महंगाई जो है वो 12.94%, 12.94% जो अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, लेकिन कोई उस बात पे चर्चा नहीं करेगा। अब कोई नारे नहीं आएंगे, कोई मंत्री सामने नहीं आएगा, ना स्मृति ईरानी जी आएंगी बड़े बड़े सिलेंडर लेके, ना रविशंकर प्रसाद जी आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सबके सब अंदर दुबक के बैठ जाएंगे। लगातार 2 महीने से थोक महंगाई में 2 अंकों के दायरे का फर्क आया है। और आप जानते हैं, दालों में 12.09% की बढ़ावत हुई है, प्याज के दामों में 23.24% की बढ़ावत हुई है, फलों के दाम में 20.17% की बढ़ावत हुई है, तिल के दाम में 35.94% बढ़ा है और कच्चा पेट्रोलियम 102.51% बढ़ा है। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करेगी, चाहे कोरोना हो उसमें हमारे को मरने को छोड़ दिया, वहां पे भी आपने कोई इंतजाम नहीं किए। महंगाई आपके इलाज के लिए, एक आम आदमी के लिए आज अपना कोरोना से इलाज कराना मरने के बराबर हो गया है। मरने के बाद भी आपके पास पैसे नहीं बचते कि आप एक संस्कारिक तौर पे अपना फ्यूनरल कर सके, उसके भी पैसे नहीं है, ना दवाई के लिए पैसे बचता, ना खाने के लिए। संजू वर्मा वेट करिए। हर तरीके से इस सरकार ने बार बार देशवासियों के ऊपर पीठ पे छुरा भोंका है। और राधिका खेड़ा सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे अच्छा लगा कि आपने राम के नाम से शुरू किया। बिल्कुल, इस देश में राम के नाम से बात नहीं शुरू होगी, उससे बिस्मिल्लाह नहीं होगा तो फिर किससे होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कही आपने, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस भी है, कम से कम कुछ नहीं तो 150 डिबेट हमने राम के ऊपर की होंगी, और अपने करियर में कम से कम 1000 बार, और 1000 बार में 900 बार कांग्रेस नहीं आई डिबेट में, 900 बार डिबेट में नहीं आई। लेकिन आज उसने बात शुरू की तो मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने जो आज बात करी, वो मेरी बात सुन लीजिए। राधिका राजनीति के बहुत सारे मौके हैं, राजनीति के बहुत सारे मौके हैं। राधिका, राजनीति नहीं करी जाती। भगवान राम के ऊपर राजनीति करना चाल चरित्र नीति और नीति नियत भाजपा की है, और भगवान राम के नाम पर उन्होंने करोड़ों देशवासियों को ठगा है, उनके हमारे दिलों को ठगा है, हमारे साथ महापाप किया है। और भगवान राम मंदिर पे करना चाहती है डिबेट? राधिका, आप राम मंदिर पे डिबेट करना चाहती हैं? राधिका रिप्लाई करिए। जी बिल्कुल। संजू वर्मा, संजू वर्मा, देशवासियों को क्या बख्शेंगे? संजू वर्मा, संजू वर्मा, भगवान को ही नहीं छोड़ा, वो इंसान को क्या छोड़ेंगे? प्रतीक जी, अभी मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी प्रतीक जी, पहली बात बोलिए, आप ही बोलिए। पहली बात तो यह कि
कांग्रेस जब राम के नाम पर राजनीति करती है तो मुझे दुख भी होता है और ये बहुत हास्यास्पद है। आपको याद होगा कि यही कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉर्ड राम, और राम सेतु पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए थे, और आज ये राम के नाम की रोटियां सेक रहे हैं अपनी राजनीति को चलाने के लिए, क्योंकि हर चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी है। मैं एक चीज बता दूं, आप भाजपा को भाषण देने से पहले ये बताइए, आपके राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आउट ऑन बेल है, आपकी सोनिया गांधी यानी कि एंटोनिया माइनो नेशनल हेराल्ड केस में आउट ऑन बेल है, आपके पी चिदम्बरम भ्रष्टाचार के चलते आईएनएक्स मीडिया केस में आउट ऑन बेल है, इसीलिए आप यहाँ पर आकर हमको नैतिकता पर भाषण मत दीजिए। संजू वर्मा, राधिका खेड़ा, प्लीज दोनों लोग चुप हो जाए। संजू वर्मा, राधिका खेड़ा, संजू वर्मा, राधिका खेड़ा, दोनों के ऑडियो डाउन। दोनों लोग प्लीज कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन। देश देख रहा है, उसको मालूम भी है कि कौन से मुद्दे के लिए। ये तो महंगा है, कोई और खिलौना लेंगे, मेरे बच्चे भी समझने लगे हैं कीमत मेरी। जिस समय जिस वक्त की जरूरत थी मैंने वो मुद्दा उठाया और आपने कहां ले जाकर उसको खड़ा कर दिया। अरे अब तो सेटल हो गया चीजें, आने दीजिए, 7 बजे के वाली डिबेट उसी पर है, हम उसमें देखेंगे ना डिबेट, राम मंदिर वाला मुद्दा आएगा उसमें, तब खड़े कर लेंगे उसमें सवाल। लेकिन आज तो मैं भूखे पेट की बात कर रहा था, रोजगार की बात कर रहा था, रोजी रोटी की बात कर रहा था, जो कांग्रेस बार बार कर। मुझे तो आज बहुत ताज्जुब हुआ राधिका के ऊपर। अरे ये तो मुद्दा तो आपको खड़ा करना चाहिए था, मुझे नहीं खड़ा करना चाहिए था। मैं तो खड़ा कर रहा हूं, आपकी कोर्ट में लेके आया हूं सवाल। मैंने नाम लिया था प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जी का। प्रोफेसर मैं आपको लाना चाहता हूं सामने, और पैनल पे हैं हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ कुंडू। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता ने यह बात कही कि क्योंकि एडिबल ऑयल 70% के लगभग बाहर से आता है, इसलिए, और वहां की स्थितियां बहुत खराब थी, इसलिए महंगा हुआ। लेकिन हमने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया इस बार, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया, लेकिन मार्केट पे कंट्रोल ना होना या कंट्रोल नहीं कर पाए, ये दाम की बात थी, या कोरोना जो स्थिति थी 2020 की, उसने इन फैक्टर्स को बढ़ाने में, यानी दाम बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। सर, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू। देखिए, ये कहना कि इवन जो तेल का बहुत ज्यादा हिस्सा बाहर से आ रहा है इसलिए इसमें कीमत में वृद्धि हो रही है, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन एक बात तो सही है कि जो आंकड़ों की चर्चा हम आजकल टेलीविजन पे कर रहे हैं वो मई और जून की आंकड़े हैं जो अभी तक सरकारी दफ्तरों में नहीं पहुंचे। 12 मई को जो मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो अप्रैल के आंकड़े जो दिए थे वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले और चिंताजनक नहीं थे। इसलिए मुझे लगता है कि सरकारी दफ्तरों में अभी तक खलबली नहीं मची है, क्योंकि मैं पता चला है कि 2021 के अप्रैल में जो मूल्य वृद्धि जो है वो 3.5% गांव में हुआ और 4.5% शहरों में हुआ। वो अगर पिछले साल के जो वृद्धि को देखें उसकी तुलना में थोड़ा कम है। ये बात निश्चित रूप से सही है कि पिछले साल में जो वृद्धि थोड़ी सब जब वॉइस फ्रीज हो गई, मैं आ रहा हूं संजू वर्मा, आ रहा हूं संजू वर्मा, यू हैव टू वेट। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि अगर बातचीत पूरी हो जाएगी तो ठीक है। प्रोफेसर आलोक पुराणिक, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। थाली महंगी हो गई, खाने का जो तेल था वो महंगा हो गया। लोगों ने कहा कि जिससे ऑफिस जाते थे वो गाड़ी जिसपे पेट्रोल बढ़ता था वो 100 का पहाड़ा पड़ने लगा। ऐसी स्थितियां थी, में तमाम सारी स्थितियां। तो फैक्टर एक तो आर्थिक स्थिति, कोरोना के समय में लोगों ने घरों पे बीमारियों को भी देखा, एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का वहां भी गया। और ये कहा कि आमदनी जो थी 97% परिवार ऐसे थे जिनका आमदनी कोई बढ़ी नहीं और महंगाई वहां पर पहुंची। तो ये तमाम सारे फैक्टर्स थे जो लोगों ने कहा कि अब परेशानी हो रही है। जी प्रोफेसर आलोक पुराणिक। देखिए साहब, अगर आप गौर से देखें तो जो इस वक्त इंडिया की आर्थिक समस्याएं हैं इनका ताल्लुक आप कहें कि 7 समंदर पार से और विदेश से है। एक तो कोरोना ने हमको मार रखा है, वो चीन से है। कच्चा तेल हम आयात करते हैं विदेश से और खाने के तेल हम आयात करते हैं विदेश से। तो कुल मिलाकर अगर आप बहुत गंभीरता से देखें तो ये
इस तरह की समस्या है जिस पे पक्ष विपक्ष को बैठ के बात करनी चाहिए। और ये समस्या सिर्फ एक दूसरे को कहने से और सुनने से निपटने वाली नहीं, क्योंकि समस्या बहुत ठोस और जमीन पे। बल्कि मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि मई जून के जब आंकड़े आएंगे तो मई जून के आंकड़ों में महंगाई बहुत बढ़ी हुई दिखेगी। इसकी वजह ये है कि मई जून के आंकड़ों में जो ऑफिशियल आंकड़े हैं और जो वाकई हम लोगों ने एज ए आम आदमी जो देखा है, बड़ा फर्क है उसके अंदर। ऑफिशियल डेटा जो है वो क्या कहता है, ऑफिशियल डेटा कहता है साहब 5% के आसपास बढ़ा है रिटेल इन्फ्लेशन, लेकिन आप बाजार जाके देखिए साहब तो उन चीज़ों पे जिनका कोई भी ताल्लुक कच्चे तेल से या किसी और चीज़ की महंगाई से एक हद तक है, लेकिन वो उन्होंने बढ़ा दिए 20%, 30%, 40%। तो मैं प्रतीक जी बहुत ईमानदारी से और बहुत दर्द के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में काला बाजारी को लेकर कोई भी दंडात्मक प्रावधान हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कर ही नहीं रहा। हमने अपने 30-40 साल के जर्नलिस्टिक कैरियर में किसी काला बाजारी को किसी किस्म की कोई सजा होते हुए नहीं देखी। तो अभी जो तेल मार रहा है वो मार रहा है। सवाल ये है कि काला बाजारी आम आदमी को सबसे ज्यादा मार रही है और उसकी चिंता किसी को नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है कि काला बाजारी होती है, उसके बाद फिर निकल जाता है, फिर मामला कोर्ट कचहरी में फंस के घूम फिर के चीजें वहीं से आ जाती हैं। मूल समस्या यह है कि कच्चे तेल की महंगाई दरअसल सिर्फ कच्चे तेल की महंगाई नहीं होती। कच्चे तेल की महंगाई दरअसल हर चीज की महंगाई होती है। जो मैं यहाँ साबुन यूज कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान लीवर के पुणे प्लांट से आ रहा है, जो मैं दूध यूज कर रहा हूँ वो मेरठ के पारस प्लांट से आ रहा है, जो मैं चाय यूज कर रहा हूँ वो कलकत्ता की टाटा फैक्ट्री से आ रही है। तो अंततः कच्चे तेल की महंगाई डीजल और पेट्रोल की शक्ल में हर चीज में रिफ्लेक्ट होती है। अब ये कहना कि कच्चे तेल की महंगाई एकमात्र जिम्मेदार है, तो साहब जब कच्चे तेल के भाव बहुत सस्ते हुआ करते थे तब उसका पूरा सस्ताई का फायदा जनता तक नहीं पहुंचता था, तब सरकार उसे कलेक्ट कर लेती थी। अभी 100 रुपए का अगर हम पेट्रोल के भाव दे रहे हैं तो 60 रुपए से ये टैक्स में जा रहा है, और ये 60 रुपए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ले रहे हैं। और बड़ा अद्भुत मामला है कि जिन राज्यों में विपक्ष की पार्टियों की सरकार है वो भी चीखती है कि साहब महंगाई है, और जिन राज्यों में केंद्र सरकार वाली पार्टी वो भी चीखती है महंगाई है। तो भाई अगर आप दोनों मिलकर तय कर लो भाई थोड़ी राहत देनी है तो इस 60 रुपए में से 20 रुपए टैक्स कुछ कम ले लो। तो मुझे क्या लगता है कि ये चीखना एक सोल्यूशन नहीं किसी चीज का। भाई 60 रुपए में से भैया 20 रुपए कम कर लेंगे, पब्लिक बहुत परेशानी में, दुख में है, त्रस्त है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों प्रवक्ता बैठे हुए इनको अलग से बैठा दीजिए कि भाई आप कांग्रेस की हैं, आप भाजपा के हैं, आप रिजॉल्व कर लें कि आपकी पार्टी वाले राज्य में इतना कम हो जाएगा, आपकी पार्टी वाले राज्य में इतना कम हो जाएगा, वो ठोस राहत वाली बात मिलेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि एक डर का और खौफ का जो माहौल प्रतीक जी है उसके चलते कई लोगों ने होर्डिंग, यानी मैंने घरों में देखा सेकंड उसमें कि कंजम्पशन मान लो 15 किलो आटे का है तो घर में लाकर रख लिया 100 किलो आटा। कंजम्पशन है 5 किलो चीनी का, घर में लाकर रख ली 50 किलो चीनी। तो मतलब एक डर इस कदर है प्रतीक जी व्यक्ति के मन में कि मुझे कल को कुछ हो जाएगा तो मेरी मेडिकल किसी व्यवस्था के लिए किसी व्यवस्था के लिए सरकार नहीं है। यानी मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो मेरे घर वाले मुझे रोते गाते लेके जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां मुझे 2 लाख 3 लाख 4 लाख के बाद भी बेड मिलेगा नहीं मिलेगा। राइट सर, खौफ जो हो गया ना इंसान के मन में, उस खौफ के चलते होर्डिंग बहुत हो रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं बिल्कुल जब बिजॉन मिश्रा जी ने उठाया था वो हेल्थ वाला सेक्टर में जरूर आऊंगा, मैं जरूर ऑफकोर्स मैं पूछूंगा। मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कुछ। हाँ जी मैं आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता को देना चाहती हूं। मैं अमिताभ कुंडू जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रोफेसर मैं आ रहा हूं जी संजू वर्मा प्लीज क्लैरिफाई। सवाल यह भी था कि उन्होंने कहा कि दूध का जहां तक सवाल था, सब्जी थी, चावल थी, 4.3% की महंगाई उसमें भी दिखाई पड़ती। संजू वर्मा। प्रतीक जी, मैं दोबारा कहूंगी कि यहाँ पर किसी एक महाशय ने कहा कि हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल, खाने का जो तेल है, और इसलिए क्योंकि उन देशों में सूखा पड़ा है और इसलिए यहाँ पर भारत में प्राइसेस बढ़े हैं, ये तर्क गलत है। मुझे बताइए ये तर्क कैसे गलत है? यदि अर्जेंटीना में सूखा पड़ा है, सोयाबीन का उत्पादन नहीं होता, रशिया में सूरजमुखी का उत्पादन नहीं होता, वहां सूखा है, मलेशिया इंडोनेशिया में वहां पर नियंत्रण किया गया है कि आप
खाने के तेल को, पाम ऑयल को एक्सपोर्ट, उसका निर्यात नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली जो देश इसका आयात करते हैं या इंपोर्ट करते हैं वहां पर इसका जरूर इम्पैक्ट होगा। तो ये कहना कि बाहर के देशों की समस्या से भारत का कोई लेन देन नहीं है, ये बिल्कुल ही एक गलत तर्क है। मुझे एक चीज बताइए प्रतीक जी, अप्रैल के रिटेल इन्फ्लेशन के लेटेस्ट फिगर्स हैं और उसमें यह कहा है कि भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.2% था और सब्जियों की इन्फ्लेशन तो -14%, -14% था और जो खाद्य पदार्थ की इन्फ्लेशन है या महंगाई का दर है वो सिर्फ 2% था। मेरे पास पिछले 7 साल के महंगाई के आंकड़े हैं। एवरेज महंगाई मोदी सरकार के नेतृत्व में 4% रही है रिटेल इन्फ्लेशन, क्योंकि सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा माना जाता है। और एवरेज जो खाद्य पदार्थ की इन्फ्लेशन रही है मोदी सरकार के 7 सालों में सिर्फ 2% रही है। इनफैक्ट 2017-18 में तो कई महीनों तक सब्जियों की इन्फ्लेशन नेगेटिव थी। तो मैं ये बता दूं, नहीं संजू वर्मा राइट, 1 मिनट प्रतीक जी, आप बीच में टोकिए मत, मुझे बात 30 सेकंड में खत्म करने दीजिए। अब मुद्दा आता है जो कांग्रेस के यहाँ पर आकर भारी भरकम भाषण देते हैं। 2013 में 12-13 में टमाटर का भाव था 120 रुपए किलो, प्याज का भाव था 80 से 90 रुपए किलो और आलू का भाव भी था 60 से 70 रुपए किलो। तो यहाँ जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, राइट, संजू वर्मा जी, राइट, संजू वर्मा जी, आलू का भाव कितना है? 20 संजू वर्मा जी, प्याज का भाव कितना है? संजू वर्मा जी, किलो। तो संजू वर्मा जी, पदार्थों की संजू वर्मा जी, मोदी सरकार के दौरान संजू वर्मा जी, बढ़ी नहीं है। प्रतीक जी, आपको यदि सच नहीं ठीक है संजू वर्मा जी, मत बुलाइए, आपकी आदत है, आपकी ये आदत है। कांग्रेस को भी नहीं आना डिबेट में, बीच में टोकते हैं। अजब स्थिति है, अजब स्थिति है, अजब स्थिति है। कांग्रेस को भी डिबेट में नहीं आना, बीजेपी को भी स्टेट में नहीं आना। संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, सब्जी मंडी कब गई थी पिछली बार? 160 रुपए किलो। संजू वर्मा जी, सब्जी मंडी कब गई थी आप पिछली बार? 160 रुपए किलो नींबू बिक गया, 160 रुपए किलो नींबू बिक गया। आपको मजाक लग रही है? आपको मजाक समझ में आ रहा है? पिछले 6 महीने मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा ठीक है, ठीक है, 160 रुपए। आलोक पुराणिक, आलोक पुराणिक, ना प्लीज क्लैरिफाई, ना प्लीज क्लैरिफाई, ना प्लीज क्लैरिफाई, ना प्लीज क्लैरिफाई। मैं झूठ बोल रहा हूँ। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, राधिका आ रहा हूँ, आई विल कम, मैं आ रहा हूँ, राधिका आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, टमाटर तेरा, आप ही तो कहती थी ना, आप ही तो कहती थी। आप संजू वर्मा जी, संजू, ये मोनोलॉग नहीं होगा। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, संजू वर्मा ऑडियो डाउन, संजू वर्मा ऑडियो डाउन, संजू वर्मा को ऑडियो डाउन, संजू वर्मा। और यहाँ पे मोनोलॉग नहीं है, मोनोलॉग नहीं हो सकता। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन। डिबेट में आइए, डिबेट के कायदे कानून लगेंगे। डिबेट में है तो डिबेट के कायदे कानून सुनिए और समझिए। आलोक पुराणिक जी, नींबू के दाम बताइए मुझे जरा, क्या बिक गया पिछली बार? आलोक पुराणिक जी, मैं बता रहा हूं सर, नींबू के दाम बता रहा हूं। ये मैंने अपने जागृति की अवस्था में पहली बार देखा कि नींबू के दाम आम के दामों से ज्यादा महंगे हो गए। आम बिका 70 रुपए किलो और नींबू मैंने अपने हाथों से 120 रुपए किलो खरीदा है। तो ये कोई मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, भारत सरकार के खरीद के लाया हूं मैं। 120 रुपए किलो नींबू, 70 रुपए किलो आम, एक ही ठेले वाला दे रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं संजू जी, तो या वो गलती हो गई होगी, कोई भी वो गलती हो गई होगी। मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं सर, मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की का ऑडियो फ्रीज हो गया था सर, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। अमिताभ कुंडू सर, मैं आ रहा हूं, आलोक पुराणिक जी आ रहा हूं। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, मैं संजू जी की एक बात से सहमत हूं कि 6% की जो मूल्य वृद्धि का, जो महंगाई के बढ़ने का जो रेट जो श्रम मंत्रालय से मिल रहा है या सांख्यिकी और नियोजन मंत्रालय से मिल रहा है, ये बहुत अधिक नहीं है। ये बात सही है कि इससे भी अधिक जो है अक्टूबर नवंबर में था पिछले साल, और 2011 से 13 की बात करें तो वहां पर और भी ज्यादा था, 12 तक 13% थे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो फूड एडिबल ऑयल है उसका वेटेज हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इतना कम है
कि इसका असर इस पे नहीं पड़ा है। निश्चित रूप से जो कीमतें बढ़ रही हैं, दाल की कीमतें जो बढ़ी हैं, जो मई में बढ़ा है, जो जून में बढ़ रहा है, वो आंकड़ों में अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि सारे आंकड़े जो अप्रैल से संबंध रखते हैं और जितने प्रोडिक्शन किए गए थे मूल्य वृद्धि के, सारे रिवाइज किए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि निश्चित रूप से पेट्रोल प्राइस का डायरेक्ट इंपैक्ट से ज्यादा कास्केडिंग इंपैक्ट है दूसरी चीजों की वजह से। ये वजह जो महंगाई का दर बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत अधिक नहीं है। अगर आप जीडीपी के जो राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद उसके ग्रोथ रेट के कॉन्टेक्स्ट में ना दें, मैं समझता हूं हमारे राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा है, 7.3% रहा है इस साल। अगर ज्यादा से ज्यादा 9.5% भी हो गया, वो भी रिवाइज किए जा रहे हैं नीचे तरफ, क्योंकि दूसरी वो हमारे देश को, इकोनॉमी को तबाह कर दिया। अगर 9.5% भी हुआ तो 2 साल की तुलना में हमारा सिर्फ वही प्रतिशत बढ़ पाएगा, क्योंकि 7.3 तो नेगेटिव जा चुके हैं। अगर 2 साल में 2% बढ़ रहा है, यह निश्चित रूप से चिंता की बात है। यह स्टैग्नेशन के साथ में इन्फ्लेशन अगर 6% भी है, यह निश्चित रूप से चिंता की बात होगी। और फाइनली एक बात मैं जो कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं कि दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं, जो बेरोजगारी का दर है नहीं मिलेगा सर, वो काफी अधिक है। राइट सर, हाँ 10-11% जो है वो पिछले साल जो है वो 20-24% हो गया था, लेकिन उसकी तुलना में बेरोजगारी का दर कम है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी का दर है। बड़े बड़े शहरों में जो बेरोजगार हो रहे हैं वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, या छोटे उद्योगों में काम करते थे, या छोटी छोटी कारोबार करते, वहां पर बेरोजगारी बहुत अधिक है। बेरोजगारी का दर बहुत ऊंचा होना, दूसरी बात जो जीडीपी का दर जो है वो नेगेटिव होना और रिकवर न करना, उसके साथ में 6% का मूल्य वृद्धि का दर जो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, वो भी अप्रैल का, मई जून का आंकड़े आने को है। मैं समझता हूँ सरकार कोशिशें कर रही है इसके लिए, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि सरकार की स्पेंडिंग भी बढ़ रहा है, ये भी सही है। लेकिन इसको निश्चित रूप से चिंता की बात मानना पड़ेगा कि आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। जो 6% का जो महंगाई का दर है, उसके साथ में जीडीपी का ग्रोथ रेट जो बहुत लो है, ये निश्चित रूप से एक स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, इन दोनों को कंबाइन करके भारत के आम आदमी के लिए एक समस्या तैयार कर सकती है। राइट सर, मैं आऊंगा बिल्कुल। बेरोजगारी वाली जो बात है, बेरोजगारी और रोजगार की जो बात है, वो सर बहुत चिंता की बात है बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्रों से तो ज्यादा नहीं, लेकिन जो बड़े शहर हैं उनमें जो बेरोजगारी की दर है वो बहुत चिंता का विषय। करण मसीह, मैं आप नहीं बोले डिबेट में, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। आपको रुकना चाहिए अभी संजू, मैं आपके पास आता हूं जी। करण मसीह, पहले 2 चीज़ें, ये अभी जो इन्होंने कहा कि मई के आंकड़े नहीं आए हैं, वो एक्चुअली गलत है। मई के आंकड़े आज आ चुके हैं। जब वो 6.3 की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली मई के आंकड़े हैं। अप्रैल में 4.23 था, और मई में एनएसओ ने 99.7% गाँव में और 97.7% अर्बन मार्केट से डेटा लिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास मई का डेटा नहीं है, मई का डेटा भी आ चुका है, जिसमें फूड प्राइस इन्फ्लेशन 5% था, 6.3% नहीं था। और अगर मैं इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊं, क्योंकि इन्फ्लेशन को मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूं, सीरियल्स जो हम लेते हैं उसमें इन्फ्लेशन नेगेटिव था, -1.42 था, ठीक है। वेजिटेबल्स -1.92 था। अगर हम इन्फ्लेशन को एज अ प्रोसेस देखें तो इन्फ्लेशन इस समय किन कमोडिटीज़ में है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग के अंदर इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में अभी है 15%, ऑयल्स एंड फैट 30%, जो उन्होंने वेट्स का इश्यू उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट होना चाहिए। फ्रूट्स में थोड़ी इन्फ्लेशन है अभी 11.98%। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो हम 1 महीने का इन्फ्लेशनरी प्रोसेस वैसे भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे को एवरेज आउट करना पड़ता है कि पूरे साल में क्या हुआ। और यहाँ मेरा ये मानना है कि आने वाले 6 महीने में इन्फ्लेशन कम होगी। और हम जो पूरी बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की, नॉर्मल टाइम पे जो हम एज मैक्रो इकोनॉमिस्ट हम जब देखते हैं वो बहुत लॉजिकल लगता है। लेकिन पैंडेमिक की सिचुएशन दूसरी है, क्योंकि पैंडेमिक के अंदर सप्लाई डिसरप्शंस होते हैं, और उस सप्लाई डिसरप्शन से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। लेकिन ये एक टेम्पररी फिनोमिना होता है। टेम्पररी इसलिए कि जैसे जैसे लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट होती हैं, वैसे वैसे मार्केट में, बाजार में सप्लाई सब चीज़ों की आनी शुरू हो जाती है, जिसके आने के बाद ऑब्वियसली सप्लाई का जो मिसमैच है वो मिसमैच कम होता है। और जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट में हमने पिछले साल देखा था कि बहुत ही जल्दी रिडक्शन आया था जब लॉकडाउन खुला था। सिमिलरली आने वाले टाइम में भी हम यही देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बड़ी जल्दी गिरेगा। तो इसलिए मेरे को उस सेंस में डाउट नहीं है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अलावा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हमारे को ये भी समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम नेशनल लेवल पे 10% देख रहे हैं। करण, ये जानना बेहद जरूरी है। करण, बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल करण मैं ओपन कर रहा हूं। करण जी, मैं आ रहा हूं। संजू भाई, हैव टू वेट। संजू, हैव टू वेट। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो टाइम पीरियड क्या है। ये टाइम पीरियड जिसको कहा कि 1 साल तक लग जाएगा, कि जो नौकरी से निकले या निकाल दिए गए या जिन पे है, वो 1 साल का पीरियड है। वो पीरियड जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर भी एक जरूर बातचीत आनी चाहिए। और जो सबसे पहले बेजान मिश्रा ने जो बात कही थी कि वो हेल्थ का एक सेक्टर ऐसा जरूर है जिसमें लोगों को डर भी है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे हमारे अर्थशास्त्री आलोक जी, कि वो लोगों के दिमाग में एक भय भी है कि अगर बीमार पड़े तो कितना बड़ा हिस्सा क्या होगा। ये भी एक फैक्टर है जिसको दिमाग में रखा जाना चाहिए। राधिका एंड देन संजू वर्मा। राधिका पहले जी। प्रतीक जी, ना मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, ना मैं बुद्धिजीवी हूँ। आंकड़े मैं आ रहा हूँ समझती। करण मैं आ रहा हूँ जी। मैं एक आम नागरिक हूँ, जो अखबार पढ़ती है और जो न्यूज में आप दिखाते हैं वो देखती हूँ। और एक आम नागरिक होने के नाते मैंने ही अखबार में पढ़ा, और आपने भी पढ़ा होगा, कि 2006 से लेकर 16, जिस बीच में सिर्फ हमारी सरकार नहीं थी, कुछ 1-2 साल इसमें एनडीए की भी सरकार थी, 27 करोड़ लोग इस बीच में गरीबी रेखा से बाहर ऊपर आए थे। एक आंकड़ा और पढ़ा अभी हाल ही कुछ दिन में, और वो आंकड़ा ये कहता है कि 1 साल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। मिडिल क्लास भी जो हमारा है वो गरीबी रेखा से नीचे चला गया। ये आंकड़े मुझे बहुत अच्छे से समझ आते हैं। करीबन 8 से 9 साल पीछे हमारा देश चला गया है। यहाँ पे करण जी बता रहे थे जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे नौकरियां खुलेगी। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो हमारे रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, और खास करके इस देश की जो ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल बंद पड़ी है। 1.5 साल से बिल्कुल बंद पड़ा है सब कुछ। उनको खड़ा करने के लिए क्या पैकेजेस लेकर आई है सरकार? बातें बड़ी बड़ी होती हैं। इस देश की बहुत ही दुखद स्थिति है कि इस देश को एक ऐसी वित्त मंत्री मिली है जिनसे जब प्याज के बारे में पूछा जाता है अब उनके बढ़ते दामों के, तो वो बतौर पार्लियामेंट में कहती है जी मैं प्याज नहीं खाती इसलिए मुझे उसके दामों से जीडीपी। चिल्लाइए मत बीच में मैडम। सब्र रखिए संजू सब्र रखिए। सब्र रखिए, बोलने दीजिए। लेट हर स्पीक। आई विल गिव यू टाइम। सब्र रखिए। आई विल गिव यू टाइम। इनफ टाइम। देश की आज सच्चाई क्या है? जीडीपी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ईंधन की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। भाजपा बन चुकी है भारतीय जनलूट पार्टी, क्योंकि देश की जनता को बार बार पीट बस नो यू स्टॉप। यहाँ पे पॉलिटिकल भाषण है। जो सवाल आपका है, मैंने लिया आपका सवाल। संजू वर्मा, सेक्टर वाइज उन्होंने सवाल पूछा है, बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा है इन्होंने, और वो कुछ सवाल जो है बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। जवाब दीजिए संजू वर्मा। अभी प्रतीक जी जब ये बोल रही थी, आपने इनको बिल्कुल नहीं टोका। मैं अपनी बात जल्द खत्म करूंगी। पहली बात तो ये कि हाँ, ये बात सही है कि पिछले साल जीडीपी में गिरावट आई, 7.3% माइनस था, गिरावट आई, ये बात सही है। पर मैं ये एक और चीज बता दूं, 4th क्वार्टर में जो जीवीए है उसकी बढ़त हुई 3.7%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इतनी जबरदस्त बढ़त हुई 14.5% की, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4th क्वार्टर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ था 6.9%। और एक चीज बताती हूं, मार्च 2021 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो बढ़त है ईयर ऑन ईयर वो है 22.8%, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बढ़त है 26%। तो हम जरूर वी शेप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो बार बार कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, तो मैं बता दूं कि सिर्फ भारत में नहीं, मैंने आपको कहा था कार्यक्रम के शुरुआत में, फाओ फूड प्राइस इंडेक्स FFPI मई के महीने में फूड प्राइस इंडेक्स ग्लोबली, उसमें 40% 40% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि मोदी सरकार ने महंगाई को नियंत्रण करते हुए हमारी एवरेज इन्फ्लेशन रेट पिछले 7 सालों में सिर्फ 4% रही है। कांग्रेस के जमाने में फूड इन्फ्लेशन एवरेज था 14%, होलसेल इन्फ्लेशन एवरेज था 17%, और इन्फ्लेशन एवरेज था 11%। तो कांग्रेस यहाँ पर आकर जब भाषण देती है तो मुझे हंसी आती है। और एक चीज बता दूं, जो बेरोजगारी को लेकर बार बार आंकड़े दिए जाते हैं, बेरोजगारी के आंकड़े कौन दे रहा है प्रतीक जी? CMIE
हमने 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिलवाए हैं। और एक बात प्रतीक जी, जिसके बारे में मोदी जी बार बार कहते हैं पर कांग्रेसियों को समझ नहीं आता, मुद्रा योजना के तहत हमने 15.25 इन्होंने लाख मुझसे करोड़ ज्यादा के समय लोन बोला, दिए उनका हैं रिबटल में और करना चाहूंगी। 15.25 लाख अब करोड़ इनको से चुप करा दीजिए। 15.25 लाख करोड़ का लोन दिया गया है पिछले 7 सालों में मोदी सरकार की मुद्रा योजना के तहत, और 29 करोड़ 29 करोड़ पीपल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाया मुद्रा योजना। प्रतीक जी, आप इनको चुप कराइए क्योंकि ये बहुत देर से बोल रही है। अब मुझे इनकी बात का 29 जवाब देना है। करोड़ लोगों आराम, को बोले दीजिए, मुद्रा बोले दीजिए, योजना के बोले दीजिए तहत संजू जी को। रोजगार दिया जी, गया है। जी, आप जाकर जी। पहले पढ़ लिख कर आइए, फिर यहाँ पर आकर रोजगार पर भाषण दीजिए। पढ़े लिखे, अगर पढ़े लिखे की मुद्रा बात मत योजना करिए। के तहत आप 29 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना छोटी बात है। जवाब देना चाहूंगी। आप ESIC टोक रहे हैं डेटा कि मैं के बहुत तहत बोलूं। 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना छोटी जी। बात है। अगले साल जीडीपी ग्रोथ संजू वर्मा जी, जी जी, राधिका जल्दी, राधिका 5 सेकंड आपको दिए, राधिका 5 सेकंड जी जी, राधिका यू हैव टू वेट नाउ, यू हैव टू वेट नाउ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक का टाइम है। ठीक है राधिका ठीक है। ब्रेक के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। सरकार का जहां तक सवाल है महंगाई के मोर्चे पर, वो थोक महंगाई के बाद अब जो खुदरा रिटेल वाले हैं उसके भी आंकड़े आ गए और मई में जो आंकड़े हैं वो 4.23% से जो महंगाई है वो बढ़कर 6.30 हो गई है। खाने पीने की चीज़ों में जो रिटेल की महंगाई है वो भी आए हैं, उसका वो 1.96% से बढ़कर 5.01% पर आ गई है। और जहां तक फ्यूल का बिजली की महंगाई की बात है 7.91 से बढ़कर 11.58 के आसपास है। तो ये तो है, लेकिन अमूमन बहस में होता क्या है कि ये है, इस पर बात आ जाती है। लेकिन क्या होने चाहिए, क्या कैसे कब तक सब कुछ ट्रैक पे दिखेगा, या अभी जो तीसरी लहर का डर है वो एक और झटका दे सकता है, इन तमाम सारी आशंकाएं हैं लोगों के मन में। कैसे होगा बेटर, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर कुंडू कुछ कहना चाह रहे थे, पहले मैं वहां जाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। वेरी शॉर्ट कमेंट, बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल है कि सबको मालूम है ये है, लेकिन व्हाट टू डू। सर आ रहा हूं मैं, बिजॉन में आ रहा हूं, बिजॉन मिश्रा में आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर कुंडू देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बेरोजगारी का आंकड़े जो है सीएमआई को दिए हैं वो निश्चित रूप से एक प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रालय के अधिकारी, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश ने इस आंकड़ों को सामने रखा, कहा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत कम है। तो कन्वीनियंस में इसका इस्तेमाल सरकारी सूत्रों में किया गया है। दूसरी बात, पीएलएफएस जो आंकड़े हैं जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी से निकलता है, उसमें भी बताते हैं कि अप्रैल मई जून 2020 में बेरोजगारी का दर बहुत अधिक था। पिछले 40 साल से इतना अधिक नहीं हुआ था। लेकिन इसके लिए मैं नहीं समझता कि मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैं श्रम मंत्रालय में एडवाइजर हूं, हमारे जो आंकड़े हैं वो अप्रैल के हैं, लेकिन ये वो आंकड़े जो है अभी आए नहीं है। टेंटेटिव फिगर्स हमारे पास हैं, लेकिन ये निश्चित है कि बेरोजगारी जो है वो रूरल एरिया में उतनी अधिक नहीं बढ़ी है, क्योंकि रिटर्न माइग्रेशन नहीं हुआ है, लोग वापस नहीं गए, इसलिए शहर में जो है वो बेरोजगारी बहुत अधिक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर त्रस्त व्यस्त हो गया है, उसमें बेरोजगारी इतनी अधिक है। और मेरे ख्याल से गरीबी भी, शहरी गरीबी के जो डिफरेंट एस्टिमेट्स आ रहे हैं अलग अलग, उससे भी पता चलता है कि निश्चित रूप से शहरी गरीबी को एड्रेस करना पड़ेगा, बेरोजगारी को एड्रेस करना पड़ेगा। और जीडीपी के जो गिरावट आई है, जितने प्रोजेक्शन किए गए हैं, ये सारे प्रोजेक्शन रिवाइज हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड बैंक से लेकर हमारे स्टेट बैंक, आरबीआई का रिवीजन भी, इस साल का प्रोजेक्शन बिल्कुल रिवाइज हुए हैं। और मुझे लगता है कि वी शेप ग्रोथ की बात हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े हमें अभी उसमें ऑडियो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, इतना मैं कहना फ्रीज हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से बात करने के लिए आपसे। ऑडियो फ्रीज हो गया, लेकिन मैं संजू कुछ क्लैरिफाई करना चाहती जी। संजू आप मुझे बोलने का मौका दे रहे थे, इससे पहले मैं बोल रही थी। जी प्रतीक जी मैं दे रहा हूं, आ रहा हूं। राधिका आ रहा हूं जी, राधिका आ रहा हूं। संजू वर्मा कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हैं, वेरी क्विकली। प्रतीक जी, जो मिस्टर कुंडू ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े अभी रिवाइज होने वाले हैं, तो मैं मिस्टर कुंडू को याद दिला दूं कि कोरोना की सेकेंड वेव के चलते जीडीपी के आंकड़े ऑलरेडी रिवाइज हो चुके हैं। और
1.3 हो चुका है। पर यह भी आप बता दीजिए कि अमेरिका में जहां पर एक साल पहले तक डिसइन्फ्लेशन थी, आज एनुअलाइज्ड इन्फ्लेशन अमेरिका में भी 9.7% है, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ उत्पादन करने वाले मेजर कंट्रीज हैं, सब तरफ सूखा पड़ा हुआ है, चाहे अर्जेंटीना हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, रशिया हो, यूक्रेन हो। और ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स में पिछले एक साल में 40% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे यहाँ फिर भी खाद्य पदार्थ की महंगाई को हमने 5% के भीतर रोक रखा है। तो ये कहना कि मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, ये सरासर गलत है। और एक आखिरी चीज कहना चाहूंगी प्रतीक जी, सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम आज कहाँ है? महाराष्ट्र में 104 रुपए प्रति लीटर। सबसे ज्यादा पेट्रोल कहाँ महंगा है? कांग्रेस शासित राजस्थान में, क्योंकि यहाँ वैट का दाम है 36%, 36% वैट के ऊपर ये लोग 10 रुपए 12 रुपए प्रति लीटर तो सेस भी लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर 100 रुपए में से 42 रुपए तो राजस्थान की सरकार की जेब में जाती है, हर 100 रुपए में से 42 रुपए तो महाराष्ट्र की सरकार के खाते में जाती है। तो कांग्रेस के लोग जब यहाँ आकर पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचाते हैं, मुझे बताइए क्या गहलोत सरकार पेट्रोल पर स्टेट का वैट कम करेगी? क्या उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र में वैल्यू एडेड टैक्स को कम करने के लिए राजी है? क्या छत्तीसगढ़ में वेरी स्पेसिफिक सवाल पूछा आपने, ठीक, राधिका तो सबसे पहले प्लीज रिस्पॉन्ड। सबसे ज्यादा पेट्रोल कांग्रेस शासित राज्यों में महंगा है। बात हो जाए ये राधिका, संजू वर्मा, राधिका का नाम लिया मैंने। ओ गॉड प्लीज प्रतीक जी, ये तब से बोली जा रही है और उम्मीद करती हूँ अब 1 मिनट पूरा समय मुझे भी दिया जाएगा और बिना टोके दिया जाएगा। मैं एक आम जनता, एक मिनट आपका तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे बातें बोलूंगी। जनता की आंखों में आंखें डालकर संजू वर्मा जी करीब से जाके पूछिए महंगाई कैसे जान लेती है, किसी गरीब से जाके पूछिए कि महंगाई कैसे जान लेती है। कमल सिर्फ जो कमाल करता है ना वो कागजों पे करता है, कमल सिर्फ कमाल कागजों पर करता है। महंगाई ने जनता का जीवन कर डाला है बदहाल। जाके पूछिए आम जनता से, पूछिए लोगों से जिनके घर में आज रोटी बनाने के लिए पैसे नहीं है। आप बार बार पूछ रही है कि पढ़ के आइए, देखिए फिर चिल्ला रही है बीच में ये बदतमीज औरत, बार बार आप बीच में बोल रही राधिका, दिस इज नॉट द वे। ये तरीका नहीं है, पेशेंस मत लूज करिए, ये तरीका नहीं है डिबेट का। आप कैसे किसी को बदतमीज कह सकते हैं? आप कैसे किसी को बदतमीज कह सकते हैं? नहीं राधिका, ये आप मेरे साथ बहुत सालों से डिबेट कर रही हैं, आप किसी को बदतमीज नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अब मैं बैठा हूं यहां पे, मैं रोकता संजू वर्मा को, आप कैसे किसी को कह सकते हैं बदतमीज? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, एंड यू शुड बी सॉरी। आपको सॉरी कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। मैं जानता हूं आपको संजू वर्मा से मुझे कहना पड़ेगा, संजू वर्मा आई एम सॉरी, मैं सॉरी कहता हूं क्योंकि मेरी डिबेट में आप शरीक हैं। मुझे मैं सॉरी कहता हूं आपसे संजू वर्मा, मैं सॉरी कहता हूं। और राधिका जी जी मुझे आलोक पुराणी का बेजान मिश्रा, मुझे नो राधिका नो, यू हैव टू वेट, नो संजू वर्मा राधिका यू नो मी, आप दोनों को बैठना चाहिए, दोनों को ऑडियो डाउन। आलोक पुराणिक, बेजान मिश्रा, आम आदमी परेशान है, आम आदमी जानना चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थितियां, देश की आर्थिक स्थितियों में तब्दीली, तीसरी लहर का संकट, ये तमाम सारी अनिश्चितता है। आलोक पुराणिक, बेजान मिश्रा। आलोक पुराणिक, की परमिशन मिल, मैं बोल रहा हूं सर कि मैं शुभकामना कि इस शो में आपको ज्यादा बोलने का मौका मिले। मैं सिर्फ 2 बात छोटी सी कहूंगा। एक तो 2020 और 2021 का जो वक्त है साहब, ये अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा भीषण तूफान का वक्त है और इसका कोई कंपैरिजन आप इसके पहले के सालों से नहीं कर सकते। जैसे
किसी को हार्ट अटैक हो जाए और हम कहें साहब 3 साल पहले बुखार में था तब तो ये ठीक चलता था, इसके पैर में चोट लगी तब तो सही चलता था, ये 2021 किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर के मामले हैं। असाधारण परिस्थितियां हैं, इसके असाधारण उपाय निकालने पड़ेंगे, पुराने आंकड़े दोहराने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, महंगाई आम आदमी झेल लेता है, झेलता रहा है 5% 7%, अगर उसके इनकम लेवल्स थोड़े ठीक ठाक रहें। अभी हाल ये मार दोहरी है, महंगाई बढ़ रही है और मैं अपनी एग्जिस्टिंग इनकम को लेकर ही आश्वस्त नहीं हूं कि ये इनकम रहने वाली या नहीं रहने वाली। मैं स्पेसिफिक 2 सुझाव दूंगा, हमारी 2 प्रवक्ता हैं, ये ने आप पीछे बैठा के कि आप केंद्र राज्य में पेट्रोल पे भाव कितना कितना कम करेंगी, आप रिजॉल्व कर लीजिए, महंगाई का सॉल्यूशन यहीं से निकल जाएगा। क्योंकि 100 रुपए में से 60 रुपए सरकार ले जाती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो दोनों मिलकर तय कर लें 10 रुपए की राहत दे दें मिलजुल के, तो कुछ कच्चे तेल की महंगाई के बावजूद डीजल और पेट्रोल में हमको राहत मिल जाएगी। दूसरी बात, सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव कब आएगी नहीं आएगी प्रतीक जी, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। हमें अच्छी तरह से याद है दिसंबर 2020 में और मार्च 2021 तक तो लगभग सब एक्सपर्ट लोग मान चुके थे कोरोना जा चुका है। अभी थर्ड वेव को लेके मैं सिर्फ आशान्वित इस चीज को लेकर हूं क्योंकि दिल्ली में या बड़े शहरों में और जो हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ इन्फेक्शन लेवल मेरे ख्याल में आधी से ज्यादा आबादी इन्फेक्ट हो चुकी है, तो वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं होगी, इस शुभकामना के साथ हम बात कर सकते हैं। लेकिन शहरों में अभी हमें कुछ मनरेगा टाइप की, कुछ शहरी मनरेगा सोचना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि परचेजिंग पावर शहर में ध्वस्त हो चुकी है और इसका ताल्लुक सिर्फ उस व्यक्ति की इनकम से नहीं है। मैं डरा बैठा हुआ हूं तो मैं नई शर्ट नहीं खरीदूंगा, मैं शॉपिंग मॉल में नहीं जाऊंगा। जी राइट सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया। लेकिन मैं बाकी मेहमानों से माफी चाहूंगा, बिल्कुल माफी चाहूंगा। लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि डिबेट में सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सब्र रखना चाहिए। अगर कोई शब्द गलत इस्तेमाल करता है तो बिल्कुल गलत है और उसको बदतमीजी के दर्जे में ही लाना चाहिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं